एक औरत, एक कुत्ता और अखरोट का पेड़, जितना ही मारो उतने ही अच्छे। नूडल चावल नहीं होते और स्त्रियां जीव नहीं होती। औरत से शादी करना टट्टू खरीदने के समान है। जैसी मेरी इच्छा होती है मैं उसकी सवारी करता हूँ या फिर चाबुक लगाता हूँ। मर्द एक प्यास है, औरत एक नदी। जब मर्द प्यासा होता है तो उसे प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाना पड़ता है। बल्द मारण आँख काक, सैणी मारण मैण पाक, यानी कि बैल को संकरी जगह पर ले जाकर मारना चाहिए और पत्नी को महीने 15 दिन में एक बार जरूर मारना पीटना चाहिए। अब एक कहानी भी सुन लीजिए। पहाड़ में पहले अन्न दुकानों का नहीं, घर का ही होता था। जमीन पर उगा ही खाते थे। ये उस वक्त की बात है जब पहाड़ों में सिर्फ जमीन से भरण पोषण हुआ करता था। साबुन की जगह बिमल के पेड़ के छिलकों का इस्तेमाल होता। कपड़े धोने के लिए चूल्हे का खारा काम आता और जब दे तोड़ मेहनत करने के बाद भी भरपेट अन्न मिलना एक लग्जरी थी। तब की बात है, एक सास और बहू थी। असूज के महीने में बहू ने हाड़ तोड़ मेहनत की। असूज में पहाड़ों में 22 नाज होते हैं। बहू को उम्मीद थी कि कम से कम अब तो उसे भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन आदत से मजबूर सास ने सबके खाने के बाद जो बचा कुचा था वो बहू को थमा दिया। जैसे तैसे बहू ने वक्त काटा और फिर जेठ का महीना आया। बहू ने तपती गर्मी में गेहूं के भारे यानी बोझ पीठ पर लाद कर लाया। कड़ी मेहनत कर जब वो घर पहुंची तो उसे लगा अब तो गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी। उसने इतनी मेहनत जो की है। बहू ने सास से कहा, जी अब ऐ जाट मैं भी द्यावा खाणू भर प्याट। जवाब में सास ने कहा, ए बुआरी जथग मेरी मूठ तथग तेरु प्याट। सास ने कहा कि जितनी मेरी मूठ है उतना ही तो तेरा पेट है, तुझे ज्यादा खाने की क्या जरूरत। और ये सुनते ही उस महिला के प्राण चले गए। आदि आबादी को लेकर ये जो भी आपने सुना, ये मेरे शब्द या मेरी कल्पना नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के समाज में सदियों से व्याप्त लोकोक्तियां हैं। और जो कहानी आपने सुनी वो उत्तराखंड के पहाड़ों में महिलाओं के दर्द को उकेरती एकमात्र कहानी नहीं है। ऐसी कई कहानियां इस परिवेश में पसरी हुई हैं। ये कहानी पहाड़ की महिला के उस संघर्ष की कहानी बताती है जिसे वो अपना भाग्य मानकर सहज ही स्वीकार कर लेती थी और आज भी काफी हद तक करती है। इन लोकोक्तियों और इस कहानी से ये तो पता चल जाता है कि देश हो या दुनिया, आदि आबादी को हमेशा उपभोग की नज़र से ही देखा गया। लेकिन सवाल उठता है कि खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष करती ये आदि आबादी पहाड़ की रीढ़ कैसे बन गई, और क्यों रीढ़ बनने के बाद भी उन्हें वो हक नहीं मिल सके जो एक इंसान के मूलभूत अधिकार होते हैं। इस रिपोर्ट में हम तथ्यों की मदद से आपके सामने पहाड़ की नारी की असली तस्वीर रखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं ही आंदोलनों में पुरुषों की ढाल बनी। आज बात पहाड़ की रीढ़ की जो अभी भी सीधे खड़ी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि आज भी उसे अपने दो पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुषों के साये में दिखना पड़ता है। आज बात असली पहाड़न की, आज बात पहाड़ की नारी की। डांडले चूचा बचपन बटी यू बाजुले चूचा भगमा हमारे डांडले चूचा बचपन बटी ने बाजुले चूचा सिक्यूचा लेक्यूचा रे हरने खान अशोन बगान। ये गीत भले ही हंसी मजाक में गाया जा रहा हो, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही सोच लगभग पूरे उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं में व्याप्त है। खैर, महिलाएं कैसे पहाड़ की रीढ़ बनी, पहले इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। पहाड़ में वैसे तो सदियों से ये व्यवस्था थी कि घर संभालने से लेकर खेती बाड़ी तक के सभी काम महिलाओं के सिर थे। पुरुष की जिम्मेदारी परिवार का पालन पोषण करना था और इस जिम्मेदारी की आड़ में पुरुषों के कंधे तो हल्के होते गए, लेकिन महिलाओं के सिर पर बोझ बढ़ता गया। अगर तथ्यों के जरिए जवाब तलाशा जाए तो सदियों पहले के तथ्य तो नहीं मिलते, लेकिन ब्रिटिश काल से हुए बदलावों पर जरूर दस्तावेज मौजूद हैं।
डॉक्टर राजकुमारी चौहान अपनी किताब उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास में बताती हैं कि ब्रिटिश काल में 90% उत्तराखंडियों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि थी। वहीं 5% लोगों ने आंशिक तौर पर ही सही कृषि को आजीविका का स्रोत बनाया हुआ था। अंग्रेजों ने जहां भूमि बंदोबस्त कर किसानों को ही जमीन का हक दिया, वहीं टिहरी रियासत में जमीनों पर राजा का अधिकार था। गढ़वाल के राजाओं ने कृषि विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस वजह से यहाँ की स्थिति बिगड़ती चली गई। 1815 से 1847 के बीच जब जनसंख्या वृद्धि होने लगी तो गढ़वाल के लोगों के लिए कृषि पर आश्रित रहकर जीवन यापन करना कठिन हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अब तक खेती किसानी में महिलाओं का हाथ बंटा रहे पुरुष शहरों की तरफ पलायन करने लगे। ब्रिटिश काल में ही पहाड़ी या तो सेना में भर्ती होते या फिर शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए निकल जाते और इस तरह पहाड़ में घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सीढ़ी नुमा खेत, सिंचाई का बेहतर प्रबंधन न होना और मॉनसून पर निर्भरता से उपजी चुनौतियां भी इनके ही हिस्से आईं। वो न सिर्फ बच्चों को संभालती बल्कि पशुओं की देखभाल, किसानी, जंगलों में बांज, घास और लकड़ी लाती। ब्रिटिश काल से शुरू हुआ ये पलायन आज भी अनवरत जारी है और आज भी न पलायन रुका और न ही महिलाओं के उन चुनौतियों से भरे जीवन में कोई बदलाव आया है। कम से कम ग्रामीण भाग में तो यही सूरत है। महिलाएं उत्तराखंड की इकोनॉमी की रीढ़ कैसे बनी, इसका जवाब 2011 की जनगणना से मिलता है। जनगणना के मुताबिक 64% उत्तराखंडी महिलाएं किसान हैं, जबकि 84.4% महिलाएं कृषि श्रमिक यानी कि वो जो दूसरों के साथ या उनके खेतों में काम कर जीवन यापन करती हैं। इकोनॉमी में उत्तराखंडी महिलाओं की भागीदारी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें क्रूशियल लेबर का दर्जा नहीं मिला है। इंडियन जर्नल ऑफ हिल फार्मिंग के एक लेख के मुताबिक उत्तराखंड में महिलाएं हर दिन औसतन 16 घंटे 49 मिनट काम करती हैं और उनके इस कुल समय का 29.35% सिर्फ कृषि से जुड़े काम निपटाने में चला जाता है। हिमालयन रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 1 एकड़ खेत में बैल की एक जोड़ी एक साल में 1064 घंटे, एक पुरुष 1212 घंटे और एक महिला 3485 घंटे काम करती है। यानी कि पहाड़ की महिलाएं जानवरों से भी ज्यादा काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब कृषि नीतियां बनती हैं तो महिला किसानों की आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। आज भी वित्तीय मामलों में उनकी राय कम ही मायने रखती है। उनके पास अभी भी घर के अहम फैसलों में दखल रखने की पूरी आजादी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पुरुष जितनी स्वतंत्रता मिल जाए तो वो क्रांति लाने का दमखम रखती हैं। ये हम नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। FAO के मुताबिक अगर जितने संसाधन एक पुरुष को दिए जाते हैं उतने ही संसाधन अगर महिलाओं को दिए जाएं तो विकासशील देशों में एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5 से 4% तक बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में कुपोषितों की संख्या में 12 से 17% की कमी आ जाएगी, लेकिन नीति निर्माता इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। उत्तराखंड आंदोलनों की धरती रही है और इन आंदोलनों की मजबूत कड़ी भी महिलाएं ही साबित हुईं। आजादी के संग्राम से लेकर उत्तराखंड राज्य के आंदोलन तक महिलाओं ने जैसे हुआ वैसे अपना सहयोग पुरुषों को दिया। शेखर पाठक अपनी किताब हरी भरी उम्मीद में लिखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में चंद महिलाओं ने प्रत्यक्ष तो लाखों महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से अहम भूमिका निभाई। वो बताते हैं कि पहाड़ की महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों को लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने की आज़ादी थी। इसके बदले उन्होंने पुरुषों को घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया और पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। शेखर पाठक लिखते हैं कि महिलाओं ने तब घर संभालने, खेती किसानी करने जैसे कई कामों में जो तकलीफें उठाई, आज उनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तब महिलाएं शिक्षा से वंचित थीं। वे न सिर्फ अपने घर के पुरुषों की नज़र में बल्कि खुद की नज़र में भी दोयम दर्जे की नागरिक थीं। शेखर पाठक लिखते हैं कि 100 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी महिलाओं के हकों की नहीं सोची गई।
पहाड़ की महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी चिंता किसी को नहीं हुई। 1980 के दशक में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन से महिलाएं सड़कों पर उतरी ताकि वो अपने घर बार और उन पुरुषों को बचा सके जो नशे के आदी हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महिलाएं एक बार फिर पुरुषों की ढाल बनी। डॉक्टर राजकुमारी चौहान अपनी किताब उत्तराखंड महिला भूमिका इतिहास में बताती हैं कि जब 1994 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने युवाओं और आंदोलनरत पुरुषों पर गोलियां और लाठीचार्ज करना शुरू किया तो एक बार फिर महिलाएं पुरुषों की ढाल बनी। किताब में चौहान जानकारी देती हैं कि 89.37% महिलाओं ने माना कि वे इसलिए मैदान में उतरी क्योंकि उनके घर के पुरुषों पर पुलिस ज्यादती कर रही थी और वे उनकी ढाल बनने के लिए मैदान में उतर पड़ी। वहीं 9.38% महिलाओं ने कहा कि क्योंकि उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं तो इससे सबसे ज्यादा वही प्रभावित हुई हैं। वो राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन चाहती थी इसलिए वो आंदोलन में कूद गई। लेकिन करीब 1.25% यानी 1.25% ऐसे भी थे जिनका मानना था कि उत्तराखंडी महिलाएं इसलिए आंदोलन में शामिल हुई क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। तीनों वजहें काफी हद तक सही थी, लेकिन क्या अलग राज्य बनने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है? तो इसका जवाब भी खुद महिलाओं ने दिया है। चौहान ने इस संबंध में किए सर्वे के आंकड़े पेश करते हुए वो बताती हैं कि सर्वे में शामिल 800 महिलाओं में से करीब 19% महिलाओं ने कहा कि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। 22% महिलाओं ने कहा कि राज्य बनने के बाद उनकी स्थिति बदतर हुई है और वहीं 59.12% महिलाओं ने कहा कि राज्य बनने के बाद भी उनकी सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें तो ये इजाजत भी नहीं थी कि जिस कमरे में जेठ जी बैठते हैं वहां पर पैर भी रखें। अगर जेठ जी दरी पर बैठे होते तो हम उसे छूते तक नहीं थे। अगर वे आंगन में या चौखट पर कुर्सी में बैठे हैं तो हम चौखट भी पार नहीं करते थे। 1999 में एक गोष्ठी में चमोली के देवली बगड़ गांव की ऊखा ये बात कहती हैं। अनुराधा पांडे अपनी किताब पहाड़ी स्त्रियां में इसका जिक्र करती हैं। लेकिन औरतों की ये बंदिशें यहीं तक सीमित नहीं रही। मामा ससुर की तो उन पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। वो इस तरह के छोटी छोटी लेकिन हजारों बंदिशों में बंधी रही। माहवारी के दौरान तो वो घर के पुरुषों को छू तक भी नहीं सकती थी, फिर चाहे वो पिता हो या भाई ही क्यों ना हो। इस दौरान कई बार उन्हें घर से बाहर निवास करना पड़ता। एक वक्त ऐसा भी था जब बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं को गौशाला में रहना पड़ता। इस दौरान उन्हें मार पीकर ही गुजारा करना पड़ता और काफी हद तक ये व्यवस्था आज भी लागू है। अक्सर देवी देवताओं के नाम पर महिलाओं को यह सिखाया गया कि उनकी अशुद्धि से ही देवता का प्रकोप हो सकता है और महिलाओं ने भी इसे सहज ही स्वीकार कर लिया। वो कभी भगवान से डरी तो कभी रिश्तेदारों से डरी और वो कभी इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकी। आज भले ही ये प्रथाएं थोड़ी शिथिल जरूर हो गई हैं, लेकिन इनके चंगुल से महिलाएं पूरी तरह से निकल नहीं पाई हैं। अलग राज्य बनने के बाद भी उनके हिस्से सिर्फ तकलीफें आई हैं। चमोली के एक गांव की सुलोचना कहती हैं कि हम तो 30 साल पहले भी जंगल जाकर बांज का गट्ठर काट कर लाते थे, आज भी लाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि महिलाओं का कार्य बोझ कम करो, न तो कार्य कम हुआ और ना ही बोझ। बिखरी हुई खेती और जंगलों से घास पात लाना आज भी उसकी कमर तोड़ रहा है। सड़क, स्कूल और अस्पताल न होने का सबसे ज्यादा खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ा है। वो जंगल गई तो बाघ के हमलों से बचने की चुनौती रही। अस्पताल न होने की वजह से गर्भवती होना उसके लिए काल बन गया। उसकी तकलीफें कम नहीं होती। पहाड़ से लड़कियों और महिलाओं के गायब होने का सिलसिला भी नहीं थमता। ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज हैं, लेकिन कई महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जो गायब तो हुई लेकिन उनके गायब होने की रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी गई। कई गांवों में आज भी ऐसी लड़कियों को यह कहकर भुला दिया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली होगी या फिर किसी के साथ भाग गई होगी। उस गायब हुई लड़की के नाम पर जांच पड़ताल भी कम ही होती है। पहाड़ की 90% कृषि का जिम्मा संभाल रही महिलाएं 2% जमीन की भी मालिक नहीं हैं। उत्तराखंड बदल रहा है,
लेकिन नहीं बदल रहा है तो यहाँ की ग्रामीण स्त्रियों का जीवन। उत्तराखंड की महिलाओं के विकास और उनके उत्थान के लिए होने वाले कार्यों को लेकर चिपको आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली चमोली के सलना गांव की बौनी देवी कहती हैं, रिपोर्ट तो बन जाती हैं, किताबें भी छप जाती हैं, लेकिन औरतों की हालत जस की तस रहती है। चिपको से देश की वन नीतियां बदल गई, दुनिया में नाम हो गया, लेकिन गांव में क्या बदला? जब तक योजनाएं गांव में आती हैं तब तक वर्षों बीत जाते हैं, लोगों के रुझान बदल जाते हैं और बदल जाती हैं उनकी प्राथमिकताएं। जो महिलाएं चिपको आंदोलन में लगी थी वह अब बूढ़ी हो चली हैं। मैं खुद बहू थी जब आंदोलन किया, अपने छोटे बच्चों को कंडी में रखकर आंदोलन में हिस्सा लिया। अब मेरे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, पीढ़ी निकल गई है पूरी एक। समय के साथ जिंदगी बदलती है और बदलती है सोच भी। अब गांव में लोग पेड़ों की जगह सड़कें लगवा रहे हैं, क्यों ना लगाएं? विशेषज्ञ गांव में रह कहाँ रहे हैं? वो तो अमेरिका में रह रहे हैं। गांव में तो हम महिलाएं बची हुई हैं। बीमारी हो, सुख हो, दुख हो, हमें भी तो सड़क और गाड़ी की जरूरत पड़ती है। सुविधाएं नहीं होंगी तो लोग शहरों में जाकर रहेंगे, फिर पेड़ किसके लिए लगाएं हम? आज आधुनिक होते परिवेश में भी महिलाओं का जीवन उन्हीं कठिनाइयों से जकड़ा पड़ा है जो सदियों पहले उसके हिस्से आई थी। यही वजह है कि आज भी उसे ये गीत गाना पड़ रहा है। भगमा हमारो डांडले चूचा। लेकिन उसे भी पता है कि उसके दुख को सुनाने वाले गीत ना ये सत्ता में बैठे हुक्मरान समझ पाएंगे और ना ही वो समाज जिसने उसे सिर्फ प्रथाओं, परंपराओं और जिम्मेदारियों के बोझ तले बांधे रखा है। पहाड़ की नारी पहाड़ की रीढ़ हैं और ये रीढ़ तभी मजबूत हो पाएगी जब पुरुष इनके श्रम का महत्व समझ पाएंगे और उन्हें भी अपनी तरह की आज़ादी मुहैया करना शुरू करेंगे।